मेरे प्यारे छात्र तथा छात्रा, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आप लोग यदि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में आज का टॉपिक जो है वो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 9th क्लास का है। और इसमें 127 क्वेश्चन को जो है हमने लिया है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए निचोड़ वाला क्वेश्चन है और यहीं से पूरा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख कर ही जाइएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो देखिए, परिमेय जो है कभी भी शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। या जो है वह अशांत आवर्ती होगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है। और वही अपरिमेय का बात किया जाए तो वह अशांत अनावर्ती हो जाएगा। अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हमारा पूछा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो है वो पहले तो शांत होगा, उसके बाद वह या में अशांत आवर्ती भी हो सकता है। ठीक ना। ठीक है। और यदि पूछता अपरिमेय के लिए तो यहाँ क्या मारते? सी मारते, अशांत अनावर्त। ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कहा, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो परिमेय का क्या होता है? शांत या अशांत आवर्ती। ठीक है। और अपरिमेय का क्या होता है? अशांत अनावर्ती। अपरिमेय का क्या होता है? अशांत अनावर्ती। ठीक है ना। इसको अनावर्त के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहा देख लीजिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या कहा, यहाँ कहा यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि q बराबर 2 का पावर 5 गुना 5 का पावर n, जहाँ m जो है n से संबंध रखता है जबकि n जो है n से ही संबंध रखता है, तो संख्या p/q को किस प्रकार के दशमलव में बदला जा सकता है। देखिए, यदि इसका सूत्र जो होता है वह होता है p/2n और गुना 5m, यानी पावर का मान। ठीक है ना। यानी कि q का रूप, यानी कि ऊपर का मान हो गया p और नीचे का मान हो गया q। तो q का मान 2 या 5 का अंश आ जाए, ठीक है, तो वह जो होगा शांत होगा। ठीक है। लेकिन बाकी इसके अलावा दूसरा चीज़ आ जाए वह हो जाएगा अशांत। ठीक है ना। 2 भी आए 5 भी आ जाए, इसी में मान लीजिए 3 आ जाए तो वह जो हो जाएगा अशांत हो जाएगा। लेकिन 2 हो और 5 हो तो यह क्या हो जाएगा? शांत। या 2 नहीं भी हो, सिर्फ 5 अकेला हो तो भी शांत। या 5 नहीं हो, सिर्फ 2 ही हो तो भी वह शांत हो जाएगा। यानी कि 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो यह संख्या हो जाएगा क्या? शांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। तो दशमलव प्रसार किसका शांत होगा। तो यहाँ इसका शांत और अशांत का आपको सूत्र बताया गया था, p/2 का पावर m गुना 5 का पावर n। ठीक है। यानी नीचे का 2 या 5 का अंश आए वह शांत, और इसके अलावा दूसरा संख्या आए तो अशांत हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ नीचे का अंश कितना हो गया? 7 हो गया, तो यह तो अशांत हो गया। हमको खोजना क्या है? शांत खोजना है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही दिख रहा है। जैसे मान लीजिए 25 है तो 25 का क्या हो गया? 5 गुना 5, और 42 का हो गया, तब 42 का दिया 21, तब 3 दूना 6 और 6 सते 42। तो देखिए यहाँ आया 2 सही है, लेकिन 3 और 7 एक्स्ट्रा कहाँ से ना कहाँ से आ गया, तो यह भी क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत हो गया। ठीक है, अशांत हो गया।
इसलिए मेरा न ये होगा न ये होगा, ये दोनों जो है अशांत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए 13 हो गया और 40 का हमको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 का हो जाएगा 10 और 10 का हो जाएगा 5, 5 से 1 मतलब कट गया ना। देखिए 2 का एगो आया 3 गो, तो 2 का पावर 3 और गुना 5 का एगो आया तो एगो, तो देखिए 5 का एगो हो गया एगो और 2 का एगो हो गया 3 गो। ठीक है, तो यह जो होगा शांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे का अंश 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं है। तो ठीक है, यह जो है शांत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। हमारा राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखते हैं। यहाँ कहा निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। किस मतलब दशमलव प्रसार किसका अशांत होगा। अब अशांत किसका होगा, तो देखिए यहाँ नीचा क्या है 5 का अंश है, तो ये भी जो है शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा। यहाँ भी 25 है, 5 गुना 5, यह भी जो है शांत हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा सब लोग। जैसे मान लीजिए 9/60, तो हम लोग करते हैं यहाँ भी, तो ये जैसे मान लीजिए 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6 यानी कि 3/20, तो ये भी जो है शांत हो जाएगा क्योंकि 2 और 5 का अंश आएगा। लेकिन यहाँ जो है 3 का भी इसमें अंश आ जा रहा है। जैसे देखिए हम इसका हल कर ही देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कैसे हम हल करते हैं। जैसे मान लीजिए 5/18 है। ठीक है, अब 5 का तो 5 ऊपर आ गया, पी का रूप हो गया, ऊपर वाला पी या नीचे वाला क्यू। अब 18 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से करते हैं। 2 से 18 का दिया 9 और 3 तिहाई 9 और 3 से 3 कट गया एक मरतबे ना, 3 से 3 कट गया, यानी कि 18 का क्या हो गया, 18 का दिया 9, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, यानी ऊपर का 5 और नीचे का 2 और 3 का जो है स्क्वायर हो गया, तो 3 का हो गया 2 हो गया। तो हम शांत उसी को कहते जिसका मान जो है नीचे का 2 और 5 का आता है। लेकिन यहाँ तो 2 और 5 का नहीं है, 2 तो आया परंतु 5 के स्थान पर क्या आ गया, 3 आ गया, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया मेरा, डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कहा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय राशि है। कौन अपरिमेय राशि है। अब यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले जिसका यदि रूट अंदर हो गया वह परिमेय होगा, और जिसका रूट अंदर नहीं हुआ समझिए वह नहीं हुआ, वह अपरिमेय राशि हो जाएगा, यानी संख्या हो जाएगा। देखिए इसका भी रूट अंदर हो जाएगा, यानी 1.2 के समथिंग में। ठीक है, इसका हो जाएगा 0.8 के समथिंग में, 0.8 के समथिंग में। यह भी परिमेय है, यह भी परिमेय है। अब देखिए 9 तिया 27, यानी कि 1/3। अब इसका रूट अंदर कीजिएगा तो 1 का रूट अंदर तो 1 हो जाएगा, लेकिन 3 का रूट अंदर नहीं होगा। समझिए कि यह जो है अपरिमेय संख्या है। और 100 का रूट अंदर क्या होता है, 10 होता है, यानी कि इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, लेकिन सी वाला का नहीं हुआ है, इसलिए सी वाला जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी जिसका रूट अंदर हो गया वह परिमेय, जिसका रूट अंदर नहीं हुआ वह अपरिमेय। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ भी रूट अंदर का लोचा है ना, तो यहाँ देखना है 25 का रूट अंदर कितना हो गया, 5। ठीक है, अब देखिए 9 का रूट अंदर कितना हो गया, तो 9 का रूट अंदर हो गया 3, और 49 का रूट अंदर कितना हो गया, 7, यानी सब का रूट अंदर हो गया, तो 3 दूना 6/7, यानी कि इसे P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, तो यह संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका रूट अंदर नहीं हो पा रहा है, इसका हो रहा है तो वह 2 रूट अंदर 2, लेकिन पूरा तो नहीं ना हुआ, तो इसलिए यह संख्या जो हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। और इसका रूट अंदर क्या हो गया, तो 15 हो गया, यानी 15 15 या
225। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, देख लीजिए यहाँ कहा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या खोज रहा है, परिमेय संख्या खोज रहा है, परिमेय संख्या खोज रहा है। तो यहाँ परिमेय संख्या किसको कहेंगे, ये ज़रा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह भी जो है अपरिमेय है, यह भी जो है अपरिमेय है, यह भी जो है अपरिमेय है। अब इसका मान लीजिए कोई हल ही नहीं होगा, कोई हल होगा नहीं होगा, लेकिन इसका हल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस रूट अंदर 2 का गो है, तो 2 गो है तो रूट अंदर 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 तिहाई 9 और 2 दूना 4, तो 4 का रूट अंदर हो जाएगा 2, तो 9 में से 2 घटा कितना हो जाएगा 7, जो 7 के नीचे क्या छुपा होता है, तो 1। अब इसको हम कह सकते हैं ना कि P बटा Q के रूप में लिख दिए, तो 1 7 7 यानी कट गया ना, तो जो कट गया परिमेय, जो न कटा सो अपरिमेय। तो यह जो संख्या जो है क्या हो गया हमारा, यही संख्या जो होगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि परिमेय संख्या खोज रहा है। ठीक है, तो परिमेय संख्या इसमें कौन है जी, तो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 3.721435 डॉट डॉट कैसी संख्या है, कैसी संख्या है। तो यह संख्या जो है आपका कैसा संख्या है इसके बारे में आपको बताना है। यह संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ कहा निम्नलिखित में कौन 11/3 का दशमलव रूप है, 11/3 का दशमलव रूप है। देखिए यहाँ 3 में 11 से भाग मारना है, तो यहाँ 3 में 11 से भाग मारिएगा तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और 11 में से 9 घटा 2, जब यहाँ 0 लगाइएगा अपना से तो यहाँ आपको दशमलव देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 3 छः कितना हो गया 18, तो यहाँ फिर 2 शेष, फिर 0, फिर 3 छः 18, तो इस तरह चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो इसको हम किसके रूप में लिखते हैं, तो 3.6 के ऊपर इंक्रीज करना ना, यानी कि 6 6 6 6 6 एकदम जा रहा है। तो यह संख्या जो है 3.6 के रूप में जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कहा 0.5 का इंक्रीज का P/Q रूप बताइए। अब देखिए 0. यहाँ 5 हो गया, इसके ऊपर इंक्रीज किया, इसको P/Q के रूप में लिखना है, यानी कि भिन्न के रूप में। तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, तो एगो संख्या है जिसका नाम है 5। अब इसका दशमलव उड़ाना है तो 0 और 1 हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद एगो संख्या है तो एगो 0, 2 गो संख्या रहेगा तो 2 गो 0, 3 गो संख्या 3 गो 0 लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करना है, अब देखना है कि 5 के ऊपर इंक्रीज किया है, इसके अलावा और कौन है क्या, तो कहेंगे नहीं, एक भी नहीं है। चलिए, तो 5/10 में से 1 घटा क्या हो गया 9 हो गया, जो कि राइट आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम वही है। अब देखिए 0.3 का इंक्रीज का P/Q रूप है। अब देखिए 0.3 के ऊपर इंक्रीज किए हुए हैं, अब दशमलव के बाद क्या गो संख्या है, तो 3 है, तो 3 जो है उसको वहाँ ऊपर पहले लिख लेंगे P के रूप में। अब यहाँ दशमलव के बाद एगो संख्या तो एगो 0 यानी 1, जिंदा का एगो तो एको को नहीं, यानी इसको ढेला समझ लीजिए आप समझने के लिए। ठीक ना,
अब मान लीजिए किसी के माथे पर ढेला चलाएंगे तो वह जिंदा रहेगा या मर जाएगा, तो चोटिल होगा या मर जाएगा, यही ना। तो यहाँ समझिए जिंदा यहाँ एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं माइनस के रूप में, नहीं यानी माइनस, हाँ मतलब प्लस लिखिएगा। तो 3/10 में से 1 घटा 9, जो कि 3/9 यानी 1/3 के रूप में राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कहा पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है। अब ध्यान में रखिए पाई का मान वही होता है 22/7। ठीक है, अब कोई पूछे कि 22/7 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इसको आपको कहना पड़ेगा परिमेय है। ठीक है, लेकिन कहेगा पाई क्या है, पाई क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय कहना पड़ेगा। अब कहिए क्यों। देखिए यह संख्या जो है p/q के रूप में लिखा हुआ है इसलिए परिमेय होगा, लेकिन यह पाई जो है p/q के रूप में नहीं लिखा हुआ है इसलिए यानी यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला है पाई का सन्निकट मान क्या होगा, यानी कि सन्निकट मान है, तो पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है। आप सभी को मालूम होगा पाई का मान 22/7 होता है। अगला क्वेश्चन कहा 1/5 और 1/4 के ठीक बीच वाली संख्या है, के ठीक बीच वाली संख्या है। तो देखिए यहाँ बीच वाली संख्या निकालने का मतलब है कि माध्य बनाना, ठीक ना, यानी 1/5 और प्लस 1/4। अब संख्या कै गो है, तो 2 गो, यानी 1 और 1 2, 3 गो रहता था 3 नीचे लिखते, 4 गो रहता था 4 गो लिखते। अब देखना है 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और बटे का ये नीचे का 2 लिख देते हैं। तो 5 चौका तो 4 और 4 पचे तो 5, यानी भिन्न का जोड़ किए हैं, तो 5 4 कितना हो गया 9, और 20 दूना कितना हो गया 40, तो 9/40 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9/40 का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखना है 32 का पावर 3/5, 32 का पावर 3/5। ठीक है, निम्नलिखित में किसके बराबर है, निम्नलिखित में किसके बराबर है, तो जिसे मान लीजिए 32 हो गया, अब इसका पावर जो है 3/5 है। ठीक है, तो इसका हमको कुछ नहीं करना है, 32 का जो है अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेंगे। तो 32 का अभाज्य में पहले 16 हो गया, और 16 का 8 हो गया आधा, 8 का 4 हो गया, 4 का 2 हो गया, 2 का 1 हो गया ना। चलिए तो हमको 2 2 कै गो आयल था 5 गो ना, तो 2 का पावर 5 आया। आई पावर कितना है 3/5, यहाँ 5 लिखना चाहिए था हमको। चलिए तो 5 से 5 काट दिए, तो 2 का पावर कितना भी बच गया 3। तो समझिए 2 का पावर 3 है, यानी 2 2 कै गो है 3 गो है, तो 2 गुना 2 गुना 2, अब हो गया 2 दूना 4 दूना 8, इसका हमारा राइट आंसर हो गया। तो 8 जो है बी में है, और बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा 125 का पावर -2/3, जिसे मान लीजिए 125 है, 125 है, तो 25 पचे 125, फिर 50 25, और फिर 5 एकम 5, यानी कि 125 हो गया। इसका पावर जो है -2/3 हो गया, तो 5 कै गो आया, तो 5 जो है 3 गो आया। ठीक है, और इसका पावर दिया गया है -2/3। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, अब जो हो गया 5 का पावर -2, तो 5 का पावर -2 यानी 5 का 2 मतलब कि 50 25, लेकिन यह जो माइनस में ना हो गया, तो यह जो माइनस में होगा वह 1/a का पावर n के रूप में हो जाएगा, यानी कि 1/25 के रूप में हो जाएगा।
यानी कह सकते हैं जो माइनस में होगा वह प्लस में और प्लस में होगा वह माइनस के रूप में होगा, या घात घातांक के सूत्र के अनुसार बनाया जाता है। ठीक ना। तो 1/25 कहाँ है, तो हमारा बी में है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कहा 81 का पावर -3/4 निम्नलिखित में किसके बराबर है, निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले 81 है। अब 81 3 से कटेगा तो 27 तिहाई 81, फिर 3 27, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ देखना है कि 3 कै गो है, तो 3 जो है यहाँ पर 4 गो है। समझिए कि 3 का पावर आपको 4 देना है और उसका रियल पावर जो है -3/4 है। तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ बच गया 3 का पावर -3। तो 3 का पावर -3 जो हुआ यह किसके बराबर हुआ, तो 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, यानी -27 के रूप में हो गया। ठीक है, अब यहाँ मान जो हो गया यह माइनस का मान यह जो है बटा में बदल जाएगा, यानी 1/27 के रूप में हो जाएगा। यानी कि माइनस में यह संख्या है तो यह 1/27 के रूप में यानी कि प्लस के रूप में चला आएगा, और यदि प्लस में होगा तो इसको आप माइनस में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा 15 का पावर 1/4 और 7 का पावर 1/4 निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो यहाँ समझिए 15 का पावर 1/4, अब बूंदा है ना, समझिए गुना, फिर 7 का पावर 1/4। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, यदि इसका पावर का मान सेम तो इसका रियल मान भी सेम, और यदि इसका मूल मान अलग अलग, समझिए गुना है तो गुना करेंगे। ठीक है ना, गुना है तो गुना ही करेंगे। तो बताइए 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, और 1/4 जो है इसका पावर का मान है जो कि सेम है। तो यदि पावर का मान सेम हो तो उसका सेम मान ही लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या कहा देखिए, यहाँ कहा 4 का पावर 3/5 और गुना 4 का पावर 2/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है, निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो समझिए 4 का पावर 3/5, थोड़ा इसको 4 का पावर 3/5 गुना 4 का पावर 2/5। ठीक है, तो देखिए नीचा का मान यदि सेम है, नीचा का मान यदि सेम है तो भी सेम संख्या को एक ही बार लिखना है। ठीक है ना, अब इसको गुना नहीं करना है आपको, 4 चौका 16 नहीं कर दीजिएगा। कोई भी संख्या या पावर का मान हो या मूल मान हो, यदि सेम है तो उस सेम संख्या में से किसी एक संख्या को लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुना के रूप में पावर का मान दिया अलग अलग, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3/5 अब प्लस 2/5। वही यदि भाग में होता तो घटा देते, गुना में है तो जोड़ दे रहे हैं। तो 5 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 5 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, और 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 का पावर 3 × 2 5 अब बटे 5। तो 5 से 5 कटा 1, यानी 4 का पावर कितना हो गया, 1 बराबर क्या हो गया, 4। इसका जो है राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक ना, तो इस तरह जो है इन सभी क्वेश्चनों को बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना है। देखिए 38 में क्या कहा,
5 का पावर 1/3 बटे 5 का पावर 2/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो देखिए यह भिन्न में है यानी कि बटा में है, तो भिन्न में है यानी कि बटा में है, तो इसका मतलब है बटा में या भिन्न में या भाग में रहे तो उसका पावर का मान घटाएंगे। अब देखिए इसका मूल मान क्या दिया है, 5 है, तो इसका मान दिया 1/3 पावर का, फिर नीचे 5 दिया और इसका दे दिया पावर का मान 2/5। तो दोनों मूल संख्या सेम है ना, तो बस एक तो संख्या लिख दीजिए मूल संख्या का, लेकिन पावर का मान अलग अलग है तो घटा देंगे, यानी 1/3 और माइनस 2/5। अब देखिए यहाँ पर जो है एगो 5 हो गया और 3 5 का एलसीएम हो गया 15, ठीक है। अब बताइए 3 बचे तो 5 एकम 5, 5 तिया तो 3 दूना 6, तो 5 में से 6 घटेगा तो -1, अब बटे कितना हो गया 15। अब यहाँ पर यही इसका मान जो है लिख देना है, यानी कि 5 का पावर, देखिए 5 का पावर -1/15 -1 बटा कितना हो जाएगा 15। तो ये जो है इस तरह जो है मैथ इसका बनता है। तो इस टाइप का कहाँ पर है, तो हमारा सी में है, ठीक है, सी में है हमारा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या कहा, यहाँ पर कहा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद किसको कहिएगा, अब जिसका पावर का मान ऋणात्मक हो यानी कि माइनस में हो तो वह जो मान बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और साथ में एक ही संख्या को 2 बार 3 बार लिख दे, वह भी चाहे चर हो या अचर हो, ठीक है, वह भी जो है बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए यह बहुपद है तो हाँ लिख दीजिए, यह भी बहुपद है तो हाँ लिख दीजिए, ठीक है, और यह बहुपद नहीं है। अब कहिए क्यों नहीं है, तो देखिए एक ही अचर संख्या को यानी चर संख्या को यहाँ भी प्रयोग कर दिया, इसलिए यह बहुपद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए x³ है तो इधर में x की कोई है नहीं ना है, अब x2 हो गया, x हो गया, बिना x का हो गया, तो ये सब बहुपद है परंतु ये बहुपद नहीं है। यानी कि देखिए कोई संख्या, कोई चर संख्या रूट अंदर में हो, समझिए यह बहुपद नहीं है। कोई पावर का मान माइनस में हो, यह भी बहुपद नहीं होगा। कोई x है, z है, 3/z कर दिया या x/x कर दिया, ये सब बहुपद आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब देखिए x को जो है रूट अंदर में कर दिया, यह सही नहीं है। बहुपद जो है कभी भी छुप करके नहीं रह सकता, एकदम साक्षात दिखता है, तो यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद है, यह बहुपद नहीं, इसका पावर का मान माइनस दे दिया, यह बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो बहुपद कौन सा है, यह जो है -5 है। देखिए घात उसका माइनस में नहीं होना चाहिए, मूल संख्या माइनस में होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद x³ × x² - 4 का घात क्या है, घात क्या है। देखिए अब यहाँ मान लीजिए x³ दे दिया और x का पावर 2 - 4 हो गया, इसका मतलब है कि x3 यहाँ है और x2 यहाँ है, तो x यहाँ 3 गो यहाँ 2 गो, कै गो हो गया 5 गो, गुना कीजिएगा ना, माइनस x यहाँ 3 में 4 से गुना कीजिएगा तब x³ में 4 से, तो हो जाएगा यह 4x³। तो घात होता क्या है, तो घात जो होता है उसके माथे पर जो पावर होता है टकला, समझिए टकला इसको समझ लीजिए, यह पावर सबसे बड़ा पावर है। तो यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 3 है, तो यहाँ पर क्या करना, जो सबसे पावर का रूप जो है बड़ा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो कहिएगा सबसे बड़ा घात क्या है, यानी घात क्या है, तो 5 हो गया। ऐसा नहीं कि 3 दे दीजिएगा, 3 छोटा घात है, तो कभी भी हम लोग जो है बड़े घात को देते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 5
जो कि बी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन क्या कहा, यदि p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो p इंटू 1 का मान है। यानी कि जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ आप लोग 1 लिखिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए p इंटू एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए x का मान क्या हो गया, 1 हो गया p के स्थान पर। तो यहाँ q है ना, तो 1 का q अब माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 अब प्लस 2। अब देखिए यहाँ ये क्या हो गया, 1 का q 1 हो गया, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 पचे 5 हो गया, प्लस 2 एकम 2 अब प्लस 2 का 2। समझिए 2 और 2 4, ये भी 2 प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो 2 और 2 4, 4 और 1 5 हो गया, आई माइनस का मान 5 हो गया। तो बताइए 5 में से 5 घटा कितना बचा, 0। तो हमारा राइट आंसर हो गया 0। समझे, इसका राइट आंसर क्या हो गया 0। तो 0 कहाँ है, तो ए में, तो ए जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा, यदि p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 तो p इंटू 0 का मान क्या होगा, यानी कि मान इसका बताइए। अब देखिए जहाँ जहाँ x रहेगा इसका फिर क्या लिखेंगे, अब हम 0। तो समझिए p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x रहेगा क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 0 अब प्लस 5 हो गया। तो 0 का 0 और 3 में 0 से गुना गए 0 अब प्लस 5। तो 0 का कोई वैल्यू थोड़ा ही है, सीधा बच गया प्लस 5। तो प्लस 5 कहाँ पर है, तो हमारा सी में है, और हमारा यह सी जो है इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा, यहाँ कहा निम्नलिखित में कौन बहुपद p इंटू एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है। यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 2x का शून्यक है, तो शून्यक यानी 0। अब देखना है कि इसमें क्या है जो इसमें भी है, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है। तो x यहाँ एगो, यहाँ कैगो 2 गो, तो काटेंगे तो एगो बच जाएगा। माइनस 2 एकम 2 बराबर हो गया 0। ठीक है, तो देखिए x बराबर एगो 0 हो गया, तो x बराबर एगो 0 अलग हो गया, तो 0 हो गया समझ लीजिए। अब यहाँ थोड़ा मेट्रो जो है बड़ा साइज में ले लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा साइज में इसको ले लेते हैं। चलिए, तब हमको क्या करना है, मेट्रो ले लेते हैं थोड़ा। चलिए, यहाँ क्या करना है, x का मान तो पहला 0 हो गया, और 3x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, तो इसका शून्यक निकालेंगे। तो 3x बराबर 0 प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा 2/3x का मान, यानी 0,2 क्या हो गया, 3 हो गया इसका राइट आंसर। तो 0,2/3 कहाँ है, ए में है, ए जो है हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये जो हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन और VBI क्वेश्चन आप लोगों के बीच हमने लाया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, यदि p इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 तथा q इंटू एक्स बराबर 3x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x माइनस 7, तो p इंटू एक्स और q इंटू एक्स का घात बताइए। तो देखिए घात यहाँ पूछ रहा है,
घात का मतलब हो गया पावर। तो समझिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ हो गया 3x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ x 2 गो हो गया, यहाँ x क्या हो गया 3 गो हो गया। अब बताइए x 2 गो x 2 गो और यहाँ 4 गो, तो 4 2 का हो गया x 6 गो हो गया। अब फिर यहाँ x में इससे गुना करते x का हो जाएगा, तो 2x ये 5 गो हो जाएगा। तो सबसे बड़ा घात क्या हो गया 6 हो गया। तो हमको बड़ा घात से ही मतलब रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। गुना करना है यानी गुणनफल करके और जो सबसे बड़ा घात आएगा वही हमारा मेन आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक से भाग देने पर भागफल होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया, ठीक है, बटे का एक से भाग देना है। तो देखिए हम बहुत शॉर्ट में भाग देते हैं। अब मान लीजिए सब में सब के नीचे x लिख दीजिए, चलिए x लिख दिए, हम बहुत छोटा में कर रहे हैं। एक से x कट गया, एक हो गया, x यहाँ एगो यहाँ 2 गो, तो एगो से 2 काटेंगे तो एगो x बच जाएगा। x यहाँ एगो यहाँ 3 गो, तो 1 से 3 काटेंगे तो 2 गो x बच जाएगा, यानी क्या हो गया प्लस 2x स्क्वायर। देखिए इसमें इस टाइप का कहाँ पर है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, जो सी जो है इसके समान है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ क्या क्या कहा, यहाँ कहा बहुपद p इंटू एक्स में x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो देखिए x माइनस ए बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर 0, माइनस में है तो बराबर इधर में आएगा तो कितने में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना। तो x का मान क्या हो जाएगा a जो है प्लस में हो जाएगा। अब बताइए a कहाँ पर है इस ऑप्शन में, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो बताइए a कहाँ है, a जो है हमारा c में है, तो p इंटू ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहा, देखिए यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड एक्स माइनस 4 हो या 4 हो, तो p इंटू 4 बराबर है, यानी कि जहाँ जहाँ x रहेगा उसका मान क्या लिखना है आपको 4 लिखना है। जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ क्या लिखना है आपको 4 लिखना है। समझिए p इंटू एक्स बराबर x माइनस 4, ठीक है, लिखना है। देखिए यहाँ इंटू में दिया है 4, तो समझिए p इंटू 4 इज इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ x रहेगा क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो 4 माइनस 4। अब बताइए 4 में से 4 घटे क्या बचेगा 0 बचेगा, तो 0 कहाँ है तो हमारा a में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा a। अब बताइएगा यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड x माइनस ए हो तो p इंटू ए बराबर होगा, p इंटू ए बराबर होगा। यहाँ भी वही बात है, तो p इंटू एक्स बराबर हमको लिखना क्या है x माइनस ए। तो यहाँ करना क्या है कि जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ हमको a लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ x है तो यहाँ a लिख दिए, तो बताइए यहाँ x है तो क्या लिखना है हमको a लिखना है, माइनस a का a हो गया। अब बताइए a में से a घटेगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, तो 0 हमारा जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो बताइए 0 कहाँ है, तो 0 जो है हमारा c में है, और यह c जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहा p के किस मान के लिए
एक्स माइनस 1 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 5 का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक्स माइनस 1 है। ठीक है, इसका जब शून्यक निकालिएगा तो x बराबर 0 + 1 होगा, जो कि x का मान क्या हो जाएगा 1 होगा। यानी कि इस टाइप का जब माइनस में रहता है तब प्लस में होता है और प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। लेकिन हम जो है आपको सॉल्व करके दिखाए हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x का मान माइनस में दिया ना, तो यह प्लस में, अब प्लस में होगा तो माइनस में, लेकिन इसका शून्यक निकाल करके ही आप कोई काम कीजिएगा। तो जहाँ जहाँ x रहेगा क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे। तो इसको हम p इंटू एक्स के रूप में पहले सजा लेते हैं। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स अब प्लस 5 हो गया। अब यहाँ क्या करना है कि जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ 1 लिखना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस p गुना 1 अब प्लस 5 का 5। तो बताइए 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस p एकम p अब प्लस 5 एकम 5। तो 5 भी प्लस में 1 भी प्लस में, तो 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। तब माइनस p प्लस 6 हो गया। अब यह माइनस जो है यदि बराबर के उस पक्ष जाता है तो यह माइनस से कितना हो जाता है प्लस में। तो बताइए p का मान कितना हो गया 6 हो गया। तो p का मान जो हो गया हमारा प्लस में 6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 6 किधर है तो C में है। ठीक है, इस तरह हम लोग जो है बना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह आप लोगों को पूरा चैप्टर का जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप सभी के बीच हमेशा नए नए वीडियो के साथ में उपलब्ध होते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 26। यहाँ कहा बहुपद p इंटू एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में क्या घटाया जाए कि x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड हो जाए। क्या घटाया जाए, देखिए यहाँ तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, प्लस में 2 है ना, तो समझिए कि इसका मान क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, एक्स p इंटू एक्स का मान क्या होगा माइनस में होगा। अब यहाँ पहले कर लेते हैं, समझिए p इंटू एक्स बराबर तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ 2 गुना माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 गुना माइनस एक्स और प्लस 5। ठीक है, तो 2 दूना 4, तो जैसे ही माइनस का मान है उड़ जाएगा। यदि इसका पावर का मान सम संख्या यानी 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो सब माइनस का मान उड़ जाता है। तो 2 दूना कितना हो गया 4 और 4 दूना कितना हो गया तो 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 2 है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो समझिए 2 दूना 4 और यहाँ हो गया क्या प्लस 5। तो बताइए 5 4 9 और 9 8 कितना हो गया 9 8 हो गया हमारा 17। तो इसका मान कितना हो गया 17। 5 4 9 और 9 8 17, लेकिन रियल मान क्या होगा यहाँ जो है कह रहा है कुछ और, प्लस 2 इसका एक गुणनखंड हो जाए। क्या किया जाए कि इसका 2 गुणनखंड हो जाए। तो देखिए 17 इसका मान हो रहा है 19 ना, 5 4 9 9 8 17, तो इसमें 2 जोड़ देंगे ना तो वही जो है 19 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी जो है इसका राइट आंसर, क्योंकि अभी 17 हो रहा है, अब इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2 का मान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x के गुणनखंड निम्नलिखित में कौन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ इसको किया जाए, जैसे मान लीजिए
4x² प्लस 9x, सॉरी x नहीं है ना, 4x² प्लस 9 प्लस 12x कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम करने के लिए 12x हमने कर दिया। अब इसका हम लोग एक गुणनखंड करते हैं, तो हम लोग लिखना चाहिए, रियल में लिखना चाहिए क्या, 4x² प्लस 12x प्लस 9 लिखना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा चेंजिंग कर दिया, जिसके कारण आप लोग भूल सकते हैं, तो भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 4 का रूट अंदर क्या हो जाएगा, यानी वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बीच का समझिए छोड़ दीजिए आप, क्योंकि जगह इसमें कम है तो शॉर्टकट में ही आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर, तो 2x² और ये यहाँ 3 का स्क्वायर, तो समझिए इस टाइप का 2 ठो लिख लीजिए। ठीक है, तो 2x प्लस 3, आप फिर एक जगह लिख लीजिए 2x प्लस 3, यानी कि यह जो बना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में इसका सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या कहा है, x² माइनस 81y² के गुणनखंड निम्नलिखित में कौन है। यानी कि देखिए x² है और माइनस 81 का y² है, तो x² का तो x² हो गया, और 81 का क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा, तो 9y², 9y²। तो समझिए इस टाइप का जो है 2 ठो हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या करना है, ये अलग अलग हो गया ना, तो इसको किसके रूप में करेंगे, तो देखिए एक इसका फार्मूला होता है x² माइनस y², तब बराबर होता है x प्लस y, और एगो होता है x माइनस y, यानी पहला भाग प्लस में और दूसरा भाग माइनस में, यानी कि हम लिख सकते हैं x प्लस 9 और एगो लिख 9y और एगो लिखेंगे x माइनस 9y। तो ऐसा कहाँ है, तो सी में है, तो सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कहा 4x² माइनस 4x प्लस 1 के गुणनखंड निम्नलिखित में कौन है, के गुणनखंड निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ क्या करना है, आप देखिएगा, पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए 4x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, यदि इसका गुणनखंड किया जाए तो 4 का यदि सूत्र के अनुसार कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर माइनस, तो माइनस नहीं आगे प्लस लिख दीजिए, सूत्र का मान 2 हो गया, x का मान पहला 2 हो गया और y का मान 1 हो गया, यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं पहला x आई दूसरा क्या हो जाएगा y, यानी कि 2x आई 1 जो है ये माइनस में है, ठीक ना, तो माइनस का। ठीक है, अब यहाँ माइनस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम इसको 2x माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 और फिर यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1। तो इस तरह जो है इस तरह के प्रश्नों को का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अगला देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या कहा, यहाँ है 30 नंबर में, देखिए 169y² प्लस 26y प्लस 1 के गुणनखंड है, प्लस 1 के गुणनखंड है। फिर से यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही इसको बनाना है। तो देखिए 169y² प्लस 26y प्लस 1, तो 169 का जो आप रूट अंदर कीजिएगा यानी कि वर्गमूल कीजिएगा तो 13 का y² हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अंत वाला का कीजिएगा तो ये जो हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है अलग अलग हो जाएगा ना, यानी कि a प्लस बी के रूप में
हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 13y + 1, फिर से एक हो जाएगा 13y + 1, क्योंकि 2 बार लिखा है तो 2 बार लिखेंगे ना, एक बार आता तो एक बार ही हम लोग इसका आंसर देते। ठीक है, तो हमारा इस टाइप का कहाँ है, तो इस टाइप का हमारा है ए में है। ठीक है, ए जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जो है बना। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक के बाद डायरेक्ट 35 नंबर पर। इसका नंबरिंग जो है आप लोगों को नहीं ज़्यादा देखना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन यानी VVI क्वेश्चन जो है आप लोग के बीच हमने रखा है, जो कि एग्ज़ाम में संभावित प्रश्न के रूप में उभर कर आएगा आप लोग के बीच। ठीक है, और यदि आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा ज़रा एक बार। ठीक है, और नया वीडियो के साथ में आप लोग के साथ में उपलब्ध होते रहेंगे हर हमेशा। अगला क्वेश्चन है AQ + BQ के गुणनखंड है। देखिए AQ + BQ के गुणनखंड है, तो AQ + BQ जो है एक सूत्र है, ठीक ना, जिसका सूत्र होता है, यानी कि AQ + BQ का सूत्र होता है A + B इंटू का A² - AB + B² होता है। तो इस टाइप का कहाँ पर है वो आप लोग देख करके इसका टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी में है और डी जो है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ कहा AQ - BQ, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका होता है A - B इंटू A² + AB + B², इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अब इसका आंसर आप लोगों को देना है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन कहा यदि AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर इतना, तो K इंटू A + B + C इंटू A - B² + B - C² + C - A² का मान क्या होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर मुख्य तौर पर इसका K का मान बताना है। क्या, किसका मान बताना है, K का मान, और जो भी मान है इसका सेम टू सेम ही है। तो K का मान तो कुछ नहीं है, जो फार्मूला है रियल फार्मूला वही इसका मान है, तो यह 1 मरतबे होगा, क्योंकि 1 मरतबे ही कट जाएगा। ठीक ना, तो K का मान क्या हो जाएगा, K = 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा यदि A + B + C बराबर 0, तो AQ + BQ + CQ के गुणनखंड है। तो AQ + BQ + CQ के गुणनखंड क्या होंगे ये आपको बताना है। तो आप समझ जाइए AQ + BQ + CQ, अब बचा भाग क्या होता है -3ABC होता है, जो कि यही जो है उसका क्या है गुणनखंड है। तो इस टाइप का कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है बी में। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ है 105 × 95 का गुणनफल है। तो आप लोग इसका गुना कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि सीधा गुना नहीं कीजिएगा तो इसका सर्वसमीका के प्रयोग से कैसे गुना करते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, गुना कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन सर्वसमीका का प्रयोग जो होता है उससे गुणनफल कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए ये सभी जो है 100 के आसपास में ही है, तो कोई मूल संख्या ले लीजिएगा उसी से कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 100 में कितना जोड़ा जाए कि 105 हो जाएगा। तो 100 में कितना जोड़ा जाएगा कि 105 हो जाएगा, तो 5 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। अब बताइए 100 में से ही कितना घटाया जाए कि 95 हो जाएगा। तो 5 घटाएंगे तो 95 हो जाएगा, यानी 100 दोनों जोड़ा लग गया, 5 भी जोड़ा लग गया। तो हम कह सकते हैं 100 का स्क्वायर, अब प्लस माइनस तो माइनस 5 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 100 में 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब -50 25 हो जाएगा।
तो 10,000 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा आप लोग अपना से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9975, यानी 10,000 में से 25 घटेगा तो 9975 बच जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला कहना है एक बिंदु का भुज ऋणात्मक है, यानी यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा, यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा, ठीक है। तो यह बिंदु जो है कहाँ पर अवस्थित होगा, ये कैसे समझेंगे इसको देखिए। एक बिंदु का भुज ऋणात्मक है, एक बिंदु का भुज ऋणात्मक है। जैसे मान लीजिए ये एक अक्ष है जिसके तहत हम लोग ग्राफ भी बनाते हैं। तो ऊपर गया तो वाई अक्ष जो धनात्मक है, लेकिन वही नीचे आया तो यह वाला ऋणात्मक। बायां पक्ष में आया तो एक्स अक्ष ये भी ऋणात्मक, और दाहिना पक्ष गया तो ये हो गया धनात्मक। अब देखिए यहाँ पर कैसे देखना है। तो यहाँ कहा एक बिंदु का भुज ऋणात्मक है, एगो बिंदु का भुज ऋणात्मक। अब ये न तो ये दोनों ऋणात्मक है और ये दोनों क्या है, धनात्मक है। धनात्मक का मतलब प्लस, जो संख्या प्लस में हो, और ऋणात्मक का मतलब जो होता है माइनस में हो, ठीक ना। तो यहाँ कहा कि यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा। तो यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा, जो एक्स अक्ष के रूप में हो या वाई अक्ष के रूप में हो, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज़रा एक बार देख करके बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो यह जो है अब एक्स वाला भी माइनस में है और वाई वाला भी माइनस में है। तो देखिए वाई अक्ष के बाएं, वाई अक्ष के क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, ठीक है। वाई अक्ष के बाएं में जो है वह ऋणात्मक भुज अवस्थित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ कहा एक बिंदु की कोटि धनात्मक है, तो यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा। तो यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा, फिर से यहाँ देखा जाए, ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में, ठीक है। ये भी माइनस में और ये हो गया प्लस में। अब बताइए एक बिंदु की कोटि धनात्मक हो तो यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा। तो कोटि क्या हो गया, मतलब कोना में। देखिए सबसे पहले भुज और कोटि, तो जिसे मान लीजिए 4,6 का भुज क्या होगा, तब भुज जो होगा पहले का होगा और कोटि जो होगा बाद का होगा। तो जब भी आपको भुज और कोटि में दिक्कत हो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला भुज हो जाएगा, दूसरा वाला कोटि हो जाएगा। तो बताइए इसका मान, कोटि यदि धनात्मक हो तो यह बिंदु कहाँ अवस्थित होगा, कहाँ अवस्थित होगा। देखिए ये जो होगा y का होगा, ये x का होगा, ये y का होगा, यह x का होगा। यदि मान लीजिए ई प्लस में है तो ये कहाँ जाएगा, मान लीजिए बताइए कहाँ जाएगा। ये y है तो x से पर ना जाएगा, तो बताइए ना, x अक्ष के ऊपर, x अक्ष के ऊपर जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ कहा किसी बिंदु के निर्देशांक 3,4 है तो y अक्ष से इसकी दूरी क्या है। तो y अक्ष से इसकी दूरी क्या है, देखिए इसकी y अक्ष से इसकी दूरी क्या है। तो समझिए 3,4 है, तो ये y अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष है। तो कहा y अक्ष से इसकी दूरी क्या है, तो 3 है। तो बताइए 3 किधर में है, तो यहाँ a में है। तो ये इसका हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, कहा बिंदुए 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है, दोनों अवस्थित है। तो देखिए यह कहाँ पर अवस्थित है। सबसे पहले इसका मान सारणी एक बार बना लीजिए आप लोग, ठीक है। मान सारणी x और y के रूप में बना लीजिए। तो पहले वाला हो गया 3, नीचा हो गया 2, फिर -3 और यहाँ हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका y या डैश y डैश x, ठीक है। तो ऊपर वाला 3 हो गया, 1 2 3, तो 3 जो है कहाँ जा रहा है, 2 पर जा रहा है। तो 1 2
तो यहाँ पर गया, ठीक है। तो 3,2 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ -3 गया 2 पर, तो 1 2 3 1 2 3 माइनस 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 सब माइनस में है, ठीक ना। तो 3 गया 2 पर, तो यहाँ जो है नीचे आएगा तो माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो इसका मान है यह कहाँ गया, ये दोनों मान ऊपर ना गया। अब देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के ओर, एक्स अक्ष के ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स अक्ष के ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा, यहाँ कहा बिंदुए 4,5 और 3,-2 दोनों अवस्थित है, दोनों अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है ये देखना है। तो फिर से जो है इसी तरह आप लोग जो है मान सारणी बना करके यहाँ पर चयनित कीजिए कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ हो गया 4, अब फिर हो गया 5, फिर हो गया 3 और यहाँ हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ आपको बताना है कि ये हो गया y अक्ष, यहाँ हो गया डैश y, यहाँ डैश x और यहाँ x। अब बताइए कि 4 गया 5 पर, 1 2 3 4, गया कहाँ 5 पर, तो 1 2 3 4 5। तो चलिए यहाँ पर आ गया, तो हम कह सकते हैं ये 4,5 हो गया। अब फिर कहा ये कहा 3 गया -2 पर, तो देखिए 3 गया तो 3 है, तो यहाँ समझिए 3 जो है गया -2 पर, तो 1 2 3 1 2 माइनस में, तो यहाँ आया इधर में, तो ये हो गया ऊपर, एक आया नीचे। तो बताइए इसको किसके रूप में हम लिख सकते हैं, इसको किसके रूप में हम लिख सकते हैं। तो मान लीजिए यह y अक्ष है, यह y अक्ष की ओर है सब ना, ये सभी जो है y अक्ष के एक ओर, यानी यह भी y अक्ष, यह भी y अक्ष की ओर है। तो कह सकते हैं y अक्ष के एक ओर जो है ये दोनों है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु 2,2 और 2,1 कहाँ अवस्थित है, 2,2 और 2,1 कहाँ अवस्थित है। ठीक उसी तरह फिर से इसको बनाना है, तो y अक्ष के समान दूरी पर, ठीक है, y अक्ष के समान दूरी पर इसको रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा, यहाँ कहा एक घातीय समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक हलों की संख्या है। तो वास्तविक हलों की संख्या देखिए, एक घातीय का मान क्या होगा। तो यदि फॉर्मूला के रूप में है ax + by + c = 0, यानी कि यह लग रहा है कि पूरा अनगिनत इसका हल होगा। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कहा, यदि x = 1 और y = 3 समीकरण x + 15y = k का एक हल हो तो k का मान बताइए। देखिए यहाँ मान आपका x + 15 अब बराबर k दे दिया। अब जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ k लिखना है, यानी कि 1 लिखना है, प्लस 15y है ना, तो 15y यानी y जहाँ रहेगा वहाँ क्या लिखना है, 3 लिखना है, y रहेगा वहाँ क्या लिखना है, 3 लिखना है, बराबर k। तो 1 एकम 1 + 15 तिया 45। तो बताइए 45 और 1 क्या हो गया, 46। तो बताइए k का मान क्या हो गया, 46 हो गया। अब यहाँ 46 कहाँ पर है वो आप सभी तो जानते हैं, तो 46 हमारा सी में है, और यह सी जो है इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहा निम्नलिखित में कौन समीकरण 3x - 2y = 6 के हल हैं। अब यहाँ देखना है कि कौन ऐसा मान रखेंगे जो 6 के समान होगा। इसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया 3x - 2y = 6,
तो पहले वाला मान x हो जाएगा, दूसरा वाला मान y हो जाएगा। तो कौन मान रखे कि जोड़ हल करने पर 6 के इसके समान आ जाए ना। तो कौन सा मान रखा जाए कि इसके समान हो जाए। तो मान लीजिए हम एक बार क्वेश्चन इसी को रखते हैं। तो 3 गुना 4, x का मान पहले 4 और y का मान मानना होगा 3। तो 2 गुना 3, 2 गुना 3 बराबर क्या हो गया 6, यानी 4 3 12 और 3 दूना 6 बराबर 6। 12 में से 6 घटा 6, यानी कि इसका राइट आंसर 6 आ गया। दोनों पक्षों का मान क्या हो गया, इधर भी 6 इधर भी 6। तो यही जो है हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा कोई मान रखिए जिसका मान हल करने पर 6 के समान हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र कैसा होता है। एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र कैसा होता है। तो कैसा होता है जी, तो ये वह सरल रेखीय होता है, यानी कि सरल रेखा के रूप में होता है, सरल रेखा के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, x बराबर 0 का आलेख है। x बराबर 0 का आलेख है। तो x जिसे मान लीजिए x बराबर 0 का आलेख क्या होगा, x का मान 0 है तो 0 किसके के बाद क्या हो जाएगा, तो वह y अक्ष के रूप में चला जाएगा। ठीक है, y अक्ष के रूप में चला जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन देखा जाए 10 नंबर। यहाँ क्या कहा, y बराबर 0 का आलेख है। y बराबर 0 का आलेख है। देखिए x बराबर 0 कहा था y अक्ष, और y बराबर 0 का आलेख कहा तो x अक्ष। ठीक ना, यानी x पूछे तो y और y पूछे तो x कह देना है। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ क्या कहा, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो बताइए एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो वह जो है अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, मतलब कोई गिनती नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो एक रेखा पर जो है बिंदु वह अनंत होते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है। दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है। तो दो भिन्न बिंदु से एक ही रेखा गुजर सकती है। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक ही रेखा गुजर सकती है, यानी कि ए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन्हें कहते हैं। अब देखिए, जिसका 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण। क्या कहते हैं, पूरक कोण। 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो उसको कहते हैं समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, यानी 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण, और 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का हो तो पूरक कोण, और 180 डिग्री का हो तो समपूरक कोण। ठीक है, आइए क्वेश्चन यहाँ आ ही गया। यदि दो कोणों की मापों का योगफल, यदि दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं, और वही 180 डिग्री हो तो हम उसको क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, उसको समपूरक कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ है 25 डिग्री का पूरक कोण निम्नलिखित में कौन है।
तो 25 डिग्री का पूरक कोण, यानी कि समझिए पूरक कोण का मान तो 90 डिग्री होता है। आप कह रहा है यहाँ 25, तो में से -25 घटा दीजिए, काम हो गया ख़त्म। 10 में से 5 घटा 5, आई बच गया 8, 8 में से 2 घटा 6, तो बताइए बचा कितना शेष, तो 65 डिग्री। तो बताइए 65 डिग्री कहाँ है, उसको चयनित कर लीजिए, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है 105 डिग्री का समपूरक कोण निम्नलिखित में कौन है। तो समपूरक कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। 105 डिग्री डेले है तो -105 डिग्री कर लीजिए, 105 डिग्री कर लीजिए। तो बताइए 10 में से 5 घटा 5, अभी बच गया 8, 7, और 7 में से 0 गया 7, और 1 में से 1 घटा, ख़त्म। यानी कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा, सी।